हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम को टारगेट करते हुए आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट की एक सीरीज हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर चला रखी है। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और हम आज इस क्लास के अंदर एक नया मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तो आइए जरा दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं कि फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस मॉक टेस्ट ऑन रीजनिंग, ठीक है, ये हम ऑलरेडी चला रहे हैं। यस, अब आ जाइए जरा। तो अब स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से एक बार ट्राई करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को आपने जरूर से जरूर ट्राई किया होगा और अब बारी है इसके सोल्यूशन की। आइए जरा आप देखते हैं इसका सोल्यूशन। दोस्तों, फर्स्ट कहता है कि पी सी के इक्वल है। पहली बात तो यहाँ पे दो सीरीज है नहीं, एक ही सीरीज है, तो सिंगल सीरीज में हमें मर्जिंग करने की जो टेंशन होती है वो यहाँ पे खत्म होगी, क्योंकि सिंगल सीरीज है, इसे सीरीज ऑलरेडी बना के दी हुई है। ऐसा सवाल दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के अंदर आने के पूरे पूरे चांसेस है। दोस्तों, यहाँ पे पी सी के इक्वल है। सबसे पहले हम देखें कि पी और सी में रिलेशन एक्चुअल में क्या बनेगा। तो मैंने रिलेशन चेक करने का तरीका आपको बताया था कि आप ओपन साइड चेक करते हुए चलिए। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ओपन साइड है वो पी की तरफ है, ठीक है। इक्वल कभी भी ओपन साइड को रोकता ही नहीं है। इक्वल क्या करता है, ओपन साइड को सीधे सीधे आगे पास कर देगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी जो ओपन साइड है वो पी की तरफ है, यहाँ भी जो ओपन साइड है दोस्तों वो पी की तरफ है। और इस ये इक्वल क्या करेगा, इस ओपन साइड को किधर करेगा, पी की तरफ कर देगा। इक्वल कभी भी ओपन साइड को स्टॉप नहीं करता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो हमारे पास सी और पी का रिलेशन हम बनाएंगे उसमें ओपन साइड पी की तरफ होनी चाहिए, पहली बात। अब बात करेंगे, दूसरा साइन भी हमें नजर आता है, एक इक्वल का साइन भी दोस्तों दिखाई देता है। इक्वल यहाँ भी है, इक्वल यहाँ भी है, इक्वल यहाँ भी है, इक्वल यहाँ भी है और इक्वल यहाँ भी है। कुल मिला के सी से लेके पी के बीच में इक्वल का साइन बराबर तरीके से चल रहा है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सी और पी के बीच में हमें इक्वल का साइन चाहिए। तो ये लीजिए दोस्तों, सी और पी के बीच में हमने इक्वल का साइन लगा। तो अल्टीमेटली सी और पी के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो ये रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब आइए कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन कहता है कि पी सी के इक्वल है। हाँ दोस्तों, हमने खुद ने कहा है कि पी सी के इक्वल है, लेकिन पी सी से बड़ा भी तो है ना। तो क्या ये बात सही हो सकती है, इसने सिर्फ आधी अधूरी बात को सही बोला है, तो ये तो भैया गलत कर देंगे। आधी अधूरी बात रीजनिंग में गलत मानी जाएगी। आप 100% जो रिलेशन है उसको बोलो, उसको ही हम सही करेंगे। ये कहता है कि पी सी से बड़ा है। यस दोस्तों, हमने भी ये बात को बोला है कि पी सी से बड़ा है, लेकिन पी सी के बराबर भी तो है ना। तो 100% रिलेशन के बारे में तो ये कंक्लूजन भी नहीं बता रहा है, तो बताओ जरा ये कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इस अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इस डायग्राम को सॉरी इस रिलेशन को जब मैंने बनाया तो मेरे अकॉर्डिंग सी और पी के बीच में मैक्सिमम कितने रिलेशन बनते हैं। आप कहोगे सर मैक्सिमम दो रिलेशन बनते हैं, ठीक है। एक तो सी पी के बराबर है और एक सी पी से इक्वल है, ठीक है। सॉरी इक्वल है और पी सी से बड़ा है, ये दो रिलेशन मैक्सिमम बनते हैं। और ये दोनों रिलेशन दोस्तों मुझे यहाँ अलग अलग कंक्लूजन में दिखाई देते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 में और कंक्लूजन नंबर 2 में ये दोनों रिलेशन जो मैं पी और सी के बीच में निकाल रहा हूँ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, दोनों कंक्लूजन में नजर आते हैं अलग अलग। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या दोनों बातों को आप एक साथ गलत कह सकते हो क्या। जी नहीं, इन दो में से एक बात यहाँ पे सही मानी जाएगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा ये सीरीज कहती है कि पी और सी के बीच में मैक्सिमम दो रिलेशन है और दोनों रिलेशन दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ दोनों को एक साथ गलत नहीं किया जा सकता, दोनों में से एक बात सही होगी। तो यहाँ जो रिलेशन बनेगा वो आइदर और का बनेगा, या तो पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा सही है, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा और समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट, अब चलते हैं अगले सवाल पे। एच को डब्ल्यू से मिलाना है, तो देखिए दोस्तों एच और डब्ल्यू तक जाना है, बस आगे किस देखना ही नहीं है हमें। सिर्फ एच और डब्ल्यू के बीच में ओपन साइड को चेक कर लो। ओपन साइड किधर है, डब्ल्यू की तरफ। इक्वल से ओपन साइड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ओपन साइड डब्ल्यू की तरफ है। और यहाँ भी देखो ओपन साइड डब्ल्यू की तरफ है, तो अल्टीमेटली रिलेशन में भी ओपन साइड डब्ल्यू की तरफ होनी चाहिए। यस दोस्तों, देख सकते हैं ओपन साइड डब्ल्यू की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये इक्वल का साइन यहाँ भी है, इक्वल का साइन यहाँ है, बट यहाँ पे इक्वल का साइन गायब हो गया। मुझे एक बात बताइए, एच से लेके डब्ल्यू तक इक्वल का साइन बराबर तरीके से फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो बताइए एच और डब्ल्यू के बीच में इक्वल आएगा क्या।
आप कहोगे सर नहीं आएगा। नहीं आएगा क्योंकि जब बराबर तरीके से चला ही नहीं, बीच में ब्रेक हो गया, तो एच और डब्ल्यू के बीच में इक्वल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि एच और डब्ल्यू में रिलेशन सिर्फ एक ही बनेगा, जो ओपन साइड है वो डब्ल्यू की तरफ होनी चाहिए। यस दोस्तों, यू कैन सी इन फर्स्ट कंक्लूजन, पहले कंक्लूजन में आप देख सकते हैं कि जो ओपन साइड है वो डब्ल्यू की तरफ ही है। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड वाले कंक्लूजन। सेकंड वाले कंक्लूजन को चेक करते हैं। सेकंड कंक्लूजन के अंदर जी को एच से मिलाना है, तो आइए जरा जी को एच से मिला देते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ जो ओपन साइड है वो जी की तरफ है, यहाँ भी ओपन साइड जी की तरफ है, यहाँ भी ओपन साइड जी की तरफ है, तो अल्टीमेटली ओपन साइड जी की तरफ होनी चाहिए। तो हम जब इसका रिलेशन निकालेंगे एच और जी का, तो हमें ओपन साइड है ना जी की तरफ करनी है। अब देखो इक्वल यहाँ है, बट इस जगह पर इक्वल ब्रेक हो गया, तो एच से लेके जी तक इक्वल का साइन बराबर तरीके से नहीं चला, तो अल्टीमेटली एच और जी के बीच में इक्वल हमें नहीं चाहिए। तो अब मुझे बताओ एच और जी के बीच में जो 100% रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि जी एच से बड़ा है, यानी ओपन साइड जी की तरफ। आइए जरा कंक्लूजन में देखते हैं ऐसा है क्या। यस दोस्तों, ओपन साइड यहाँ भी जी की तरफ ही है, इसका मतलब ये कंक्लूजन भी आपका करेक्ट है। दोनों सही है और दोनों सही है, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्यू को डी से मिलाना है, तो देखिएगा Q और D को हम मिलाते हैं, तो ये लीजिए मिला दिया। अब देखो ओपन साइड चेक करनी है, यहाँ जो ओपन साइड है वो Q की तरफ है, यहाँ भी ओपन साइड Q की तरफ है। सॉरी, मैं यहाँ गलत बोल गया, माफी चाहूंगा दोस्तों। यहाँ जो ओपन साइड है वो D की तरफ है, यहाँ जो ओपन साइड है D की तरफ है, यहाँ भी ओपन साइड D की तरफ है, और ये जो इक्वल का साइन है ना, इसने भी ओपन साइड को किधर कर दिया, D की तरफ ही कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, जब हम Q और D में रिलेशन को निकालेंगे तो हमें ओपन साइड किधर चाहिए, Q की तरफ या D की तरफ? भाई अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स हमें ओपन साइड है ना D की तरफ चाहिए, तो ये लो मैंने D की तरफ कर दिया। अब इक्वल की बात करते हैं दोस्तों, इक्वल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर इक्वल नहीं है। इक्वल है ना बराबर तरीके से फॉरवर्ड नहीं हुआ, बीच में ब्रेक हो गया। यदि इक्वल यहाँ पर बीच में ब्रेक हो चुका है, तो मुझे एक बात बताइए, क्यू और डी के बीच में इक्वल की रिक्वायरमेंट होगी? आप कहोगे सर नहीं होगी क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया। अब यदि हम बात करें क्यू और डी के बीच में रिलेशन की, तो क्यू और डी के बीच में 100% रिलेशन क्या बनेगा कि डी क्यू से बड़ा है। तो देखिए दोस्तों, इसने यही बोला है कि डी क्यू से बड़ा है, तो पहला कंक्लूजन आपका 100% सही है। आइए जरा दोस्तों हम चलते हैं दूसरे कंक्लूजन की तरफ। सेकंड कंक्लूजन को अब चेक करते हैं, देखिएगा सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है। सी को ए से मिलाना है, तो ये लीजिए दोस्तों, सी को ए से मिलाते हैं। अब जैसे ही मैंने एक से देखा, तो ए के पास जो ओपन साइड है ना वो सी की तरफ जा रही है, लेकिन सी के पास जो ओपन साइड है वो ए की तरफ जा रही है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपको सी और ए के बीच में इस प्रकार के साइन दिखाई देते हैं? आप कहोगे यस सर। तो इन साइन को हम बोलते हैं दोस्तों अपोजिट साइन। इनको क्या बोलते हैं हम? अपोजिट साइन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में सीरीज में अपोजिट साइन प्रेजेंट हो जाते हैं, तो वहां पर हम रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सी और ए के बीच में रिलेशन कांट बी डिफाइंड बिकॉज ऑफ अपोजिट साइन। तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, यानी ओनली फर्स्ट कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे पहला पहला कंक्लूजन है जो हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एस को बी से मिलाना है, तो आइए जरा एस को बी से मिला देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही मैं एस से लेके बी तक चेक करता हूं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ जो ओपन साइड है ना दोस्तों वो बी की तरफ जा रही है। ठीक है, ओपन साइड यदि बी की तरफ जा रही है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में भी ओपन साइड बी की तरफ ही होनी चाहिए। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो ओपन साइड है वो एस की तरफ है। तो इसको तो मैं देखते के साथ ही दोस्तों गलत कर सकता हूँ, इसमें मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या दोस्तों सेकंड वाले को भी देखते के साथ गलत किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, सुनना जरा। ये कहता है कि ओपन साइड है ना एफ की तरफ है, लेकिन जब मैंने यहाँ स्टेटमेंट के अंदर देखा, तो ओपन साइड मुझे एफ की तरफ दिख ही नहीं रही। ओपन साइड तो मुझे किधर दिख रही है, एफ से अपोजिट साइड भी दिख रही है, एफ के उधर की साइड दिख रही है। तो अल्टीमेटली ओपन साइड है ना एफ की तरफ हो ही नहीं सकती, इसलिए मैंने सेकंड वाले को देखते के साथ ही गलत प्रूव कर दिया। फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। जी को एन से मिलाना है, जी को एन से मिलाना है, तो दोस्तों जी हमारा यहाँ पे है और एन हमारा यहाँ पे है। आइए जरा ओपन साइड जो है वो किधर है, एन की तरफ। ओपन साइड एन की तरफ, ओपन साइड एन की तरफ। इक्वल ने भी क्या किया, ओपन साइड को एन की तरफ कर दिया। तो एन और जी में रिलेशन बनाएंगे, तो ओपन साइड किधर करेंगे, एन की तरफ करेंगे। इक्वल देखिए दोस्तों, यहाँ है इक्वल, यहाँ भी है इक्वल, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर इक्वल हो गया गायब, यानी एन और जी के बीच में इक्वल एक जगह पर ब्रेक हो गया।
ब्रेक हो गया तो एन और जी के बीच में इक्वल नहीं चाहिए, फिर नहीं चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली एन और जी के बीच में जो 100% रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एन जी से बड़ा है। अब क्या देखिए जरा, कंक्लूजन में भी एन जी से बड़ा कर रखा है, यस दोस्तों, कंक्लूजन में भी एन को जी से बड़ा कर रखा है। फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है? सेकंड कंक्लूजन में आई को एल से मिलाना है दोस्तों, आई को एल से मिलाना है। अब मैं इस बात को देखते के साथ ही गलत कह सकता हूं, क्यों कह सकता हूं, क्योंकि देखो आई और एल के बीच में इक्वल लगा रखा है, बट आप देखो जब आप आई से एल तक चेक करते हैं तो यहां पे इक्वल का साइन ब्रेक हो गया, ठीक है। अब इक्वल का साइन ब्रेक हो गया तो आई और एल के बीच में इक्वल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंक्लूजन नंबर सेकंड ने आई और एल के बीच में इक्वल लगा रखा है, क्या इसकी हमें जरूरत थी दोस्तों? इक्वल की हमें जरूरत नहीं थी। तो सेकंड कंक्लूजन को हम देखते के साथ ही गलत कर सकते हैं दोस्तों। ये जो अप्रोच है ना, ओपन साइड और इक्वल देखना, ये अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस अप्रोच को कैसे डेवलप किया जाता है इसका एक वीडियो मैं डाल चुका हूं, आप जाकर के जरूर देख लेना ताकि आपको भी ये अप्रोच पता लग सके। दोस्तों फर्स्ट कंक्लूजन सही है और फर्स्ट कंक्लूजन सही है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दोस्तों एक चीज क्लियर कर देता हूं कि स्लॉक्स का कोई भी क्वेश्चन आप देख लेना, स्लॉक्स का कोई भी सवाल यदि आपके पास एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन ओनली आ फ्यू से रिलेटेड तो होगा ही होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि स्लॉक्स के 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 में से आप मान के चलना 3 क्वेश्चन तो ओनली आ फ्यू एंड ओनली में से ही मिलेंगे, मान के चलना आप ये बात, ठीक है, याद रखिएगा। आइए जरा फर्स्ट क्या कहता है, ओनली आ फ्यू पैलेस इज होम, तो क्या बोलेंगे इसको, सम पैलेस इज होम एंड सम पैलेस इज नॉट होम, इसको ये बोलेंगे। आइए जरा नेक्स्ट को देखते हैं, सम होम इज ऑफिस, कुछ होम ऑफिस हैं तो ये लीजिए सम होम इज ऑफिस। नो ऑफिस इज बिल्डिंग, नो ऑफिस इज बिल्डिंग, तो ये लीजिए नो ऑफिस इज बिल्डिंग। तो अल्टीमेटली हमारा डायग्राम तो बन चुका है। अब देखते हैं, ऑल पैलेस इज होम इज अ पॉसिबिलिटी, ये कंक्लूजन श्योरिटी का नहीं है, ये कंक्लूजन पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है क्या ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है क्या, कैसा हो सकता है कि सारे पैलेस होम में चले जाएं। सबसे पहले तो दोस्तों आप चेक करने का एक तरीका मैं बता रहा हूं, इस चीज को याद रखिएगा। आप सबसे पहले ये देखो क्या सभी पैलेस होम में है क्या। आप देखिए डायग्राम में देखो सभी पैलेस होम में है क्या। आप कहोगे नहीं सर, सभी पैलेस होम के अंदर नहीं है, कुछ पैलेस होम के अंदर है। मेरा दूसरा सवाल, क्या सभी पैलेस होम के अंदर जा सकते हैं क्या? आप कहोगे नहीं सर, नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ पैलेस ऐसे हैं जिनका होम के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। इट मींस हमारे पास ये जो ऑल पैलेस हैं ये होम के अंदर नहीं जा सकते। अब इसने यही आपसे पूछा था क्या ऑल पैलेस होम में जाने की इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं दोस्तों, इस बात की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैलेस के कुछ पोर्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, इसलिए सभी पैलेस होम के अंदर नहीं जा सकते। इसका उल्टा बोला होता दोस्तों यदि कि ऑल होम इज पैलेस इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो कंक्लूजन आपका सही होता, क्योंकि होम के किसी भी पोर्शन के ऊपर पैलेस में जाने के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ। बट दोस्तों यहां पैलेस की बात कर रहा है, ऑल पैलेस, कितने पैलेस, ऑल पैलेस इज होम, होम में जाना की इज अ पॉसिबिलिटी, संभावना है क्या, यानी सभी पैलेस होम में जाने की संभावना है क्या, ये आपसे पूछता है। तो ऐसी कोई भी संभावना हमारे पास नहीं है। सेकंड को देखिएगा दोस्तों, सेकंड आपका श्योरिटी का कंक्लूजन है, ये श्योरिटी का कंक्लूजन है। तो फिर श्योरिटी का कंक्लूजन तो ये कहता है कि डायग्राम में भी श्योरिटी में दिखेगा तो सही करेंगे, नहीं दिखेगा तो गलत करेंगे। सम पैलेस इज बिल्डिंग, कुछ पैलेस बिल्डिंग है। अब देखो पैलेस का कुछ पोर्शन बिल्डिंग के अंदर दिखना चाहिए दोस्तों, देखिएगा पैलेस यहाँ पे है, बिल्डिंग यहाँ पे है, तो पैलेस का कुछ पोर्शन बिल्डिंग के अंदर है ही नहीं। अब बट यहाँ तो श्योरिटी में पूछा है, बट श्योरिटी में यहाँ डायग्राम में तो नजर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कंक्लूजन आपका गलत माना जाएगा। दो कंक्लूजन दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ऑल मैन इज वुमेन, जितने भी मैन हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी वुमेन हैं, ठीक है। सम चाइल्ड इज वुमेन, तो सम चाइल्ड इज वुमेन का डायग्राम ऐसा बनेगा। फिर नो मैन इज बॉय, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ मैन का बॉय के साथ में मना कर दिया, मैन का रिलेशन बॉय के साथ में मना कर दिया गया है कि कोई भी मैन क्या नहीं है, बॉय नहीं है। फर्स्ट वन इज, दोनों कंक्लूजन श्योरिटी के हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो श्योरिटी के कंक्लूजन ये कहते हैं कि श्योरिटी के कंक्लूजन ये कहते हैं कि डायग्राम के अंदर भी वो चीज श्योरिटी में दिखनी चाहिए, तब जाके सही होगा, अदरवाइज गलत होगा।
फर्स्ट कहता है सम मैन इज चाइल्ड, यानी मैन का कुछ पोर्शन चाइल्ड में होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, मैन का कुछ पोर्शन चाइल्ड में है क्या? नहीं है, नजर नहीं आता, बट शॉर्टी में पूछा था तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। नो मैन इज चाइल्ड, कोई मैन चाइल्ड नहीं है दोस्तों। ध्यान से देखना, कोई मैन चाइल्ड नहीं है। पहली बात तो ये कि मैन और चाइल्ड ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। दूसरी बात यहाँ पे देखना, मैन और चाइल्ड के बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है क्या? भाई रेस्ट्रिक्शन कब लगता है? जब इनके अंदर नेगेटिव रिलेशन देगा। अब मैन और चाइल्ड में कोई नेगेटिव रिलेशन यहाँ पे स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग गिवन नहीं था। तो इस कंक्लूजन को भी हम क्या कहेंगे कि ये भी आपका गलत है, क्योंकि श्योरिटी का कंक्लूजन था लेकिन श्योरिटी में दिखाई नहीं देता है। दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। लेकिन दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने आपको आइदर और की केस पढ़ाए थे। तो आइदर और की पहली कंडीशन क्या थी कि टू कंक्लूजन्स शुड बी रॉन्ग सेपरेटली, कम से कम दो निष्कर्ष अलग अलग गलत होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दोनों के ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो दोनों के ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए दोस्तों? सेम होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैन चाइल्ड ऑब्जेक्ट, या फिर एलिमेंट्स भी बोल लो, ऑब्जेक्ट बोल लीजिए, या फिर क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैन चाइल्ड, तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स भी ऑब्जेक्ट भी इनके सेम है। और मैंने तीसरी कंडीशन आपको बता रखी है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनने चाहिए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बनता है। ठीक है, पहले कहता है सम और नो। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में मैंने आपको बताया था कि एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा आपका कौन सा? सम प्लस नो का। तो सम प्लस नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बताइए दोस्तों, तीनों कंडीशन पूरी होती है, तीनों कंडीशन पूरी होती है, तो आंसर क्या दिया जाएगा? आइदर और का दिया जाएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं समझा भी सकता हूं, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर सकता हूं कि आइदर और ही क्यों आएगा। पहले कहता है कि कुछ मैन चाइल्ड है, यानी मैन और चाइल्ड में एक रिलेशन है। फिर कहता है कि मैन और चाइल्ड में कोई रिलेशन नहीं है, नो मैन इज चाइल्ड। पहले कह रहा है कि मैन और चाइल्ड में रिलेशन है, फिर कहता है मैन और चाइल्ड में कोई रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों बातें गलत हो सकती हैं? भाई इस बात को ऐसे समझना, मेरा आपके साथ रिलेशन क्या है? या तो मैं आपका टीचर हूं या फिर नहीं हूं। अब इन दो में से एक बात तो सही है। ठीक उसी प्रकार से मैन चाइल्ड से या तो रिलेटेड है या नहीं है। अब ये दोनों बातें बोल रहा है, पहले कह रहा है रिलेटेड है, फिर कहता है रिलेटेड नहीं है। तो इन दो में से कोई एक बात तो सही होगी। इसे बोलते हैं दोस्तों हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। इसे क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। तो सम मैन इज चाइल्ड, नो मैन इज चाइल्ड, यहाँ पे रिलेशन क्या बन जाएगा? आइदर और का बन जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट। तो नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट इज लेक्चरर। तो क्या बोलेंगे इसको? सम स्टूडेंट इज लेक्चरर एंड सम स्टूडेंट इज नॉट लेक्चरर। ऑल लेक्चरर आर प्रिंसिपल। जितने भी लेक्चरर हैं वो सभी प्रिंसिपल हैं। तो ये लीजिए, जितने भी लेक्चरर हैं वो सभी प्रिंसिपल हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तो थे आपके प्रोफेसर और ये हैं आपके प्रिंसिपल। जब दो ऑब्जेक्ट सेम नेम से स्टार्ट हो जाते हैं ना, सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे प्रोफेसर पी से स्टार्ट हो रहा है, प्रिंसिपल पी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा है ना एक दो लेटर्स आगे बढ़ा के लिख लिया करना, नहीं तो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी बन जाते हैं। फर्स्ट कहता है कि ऑल प्रोफेसर इज प्रिंसिपल इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे प्रोफेसर, पहले तो आप इस तरीके से चेक करो, क्या सारे प्रोफेसर प्रिंसिपल में है क्या? आप कहोगे सर नहीं है। मेरा दूसरा सवाल, क्या सारे प्रोफेसर प्रिंसिपल में जा सकते हैं क्या? आप कहोगे यस सर जा सकते हैं, क्योंकि सारे प्रोफेसर प्रिंसिपल में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि प्रोफेसर का प्रिंसिपल के साथ में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रिंसिपल का दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है ना, प्रिंसिपल के इस वाले पोर्शन के अंदर स्टूडेंट नहीं है, और प्रोफेसर का स्टूडेंट के साथ में ही रेस्ट्रिक्शन था। अब यहां यदि स्टूडेंट नहीं है तो प्रोफेसर प्रिंसिपल के इस वाले पोर्शन में उठ के आ सकते हैं। तो इट इज पॉसिबल, और उसने भी हमसे पॉसिबिलिटी में ही पूछा था, तो पॉसिबिलिटी में पूछा है तो बिल्कुल सही है। तो पहला कंक्लूजन आपका एकदम करेक्ट है। बात करेंगे दोस्तों सेकंड वाले कंक्लूजन की। तो पहला कंक्लूजन तो हमारा सही हो गया। सेकंड की बात करते हैं, ऑल स्टूडेंट इज लेक्चरर इज अ पॉसिबिलिटी। पहले तो आप ये देखिए कि सारे स्टूडेंट लेक्चरर हैं क्या? आप कहोगे सर नहीं है। मेरा दूसरा सवाल, क्या सारे स्टूडेंट लेक्चरर में जा सकते हैं क्या? आप कहोगे सर नहीं जा सकते, क्योंकि स्टूडेंट के सम पोर्शन के ऊपर लेक्चरर के साथ रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, इसलिए सभी स्टूडेंट लेक्चरर के अंदर नहीं जा सकते। तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे सेकंड वाला कंक्लूजन गलत है। ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट्स। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। ओनली अ फ्यू पैलेस इज होम। तो क्या बोलेंगे? सम पैलेस इज होम
and some palace is not home. नेक्स्ट वन इज ऑल होम इज ऑफिस, जितने भी होम है वो सभी क्या है, वो सभी ऑफिस है, ठीक है। अरे नेक्स्ट, नो ऑफिस इज बिल्डिंग, कोई भी ऑफिस क्या नहीं है, कोई भी ऑफिस आपके बिल्डिंग नहीं है। तो डायग्राम हुआ कंप्लीट। दोनों कंक्लूजन श्योरिटी के हैं, दोनों कंक्लूजन श्योरिटी के हैं। फर्स्ट कहता है सम होम इज बिल्डिंग, कुछ होम बिल्डिंग होने चाहिए, डायग्राम में दिखने चाहिए दोस्तों, कुछ होम बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते, तो पहला कंक्लूजन हो गया गलत। सेकंड कहता है नो होम इज बिल्डिंग, दोस्तों ये कंक्लूजन सही होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां पे ऑफिस का बिल्डिंग के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जितने भी होम है वो किसके अंदर है, वो ऑफिस के अंदर है, ऑफिस का बिल्डिंग के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो एक बात बताइए, क्या होम का बिल्डिंग के साथ में कभी कोई रिलेशन बनेगा, कभी नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि नो होम इज बिल्डिंग, कहने का मतलब होम और बिल्डिंग में एक रिलेशन बनेगा, और वो रिलेशन कौन सा होगा, नो का, वो रिलेशन कौन सा होगा, नो का, और वही रिलेशन हमें कंक्लूजन नंबर सेकंड में नजर भी आता है। इसलिए मैंने कहा कि कंक्लूजन नंबर सेकंड आपका सही होगा, क्योंकि श्योरिटी में पूछा था, श्योरिटी में दिखता भी है, ठीक है। इसलिए सेकंड वाला आपका क्या करेगा, स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट, तो नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट, ये प्रोफेसर हैं और नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट, डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट इज लेक्चरर, तो सम स्टूडेंट इज लेक्चरर एंड सम स्टूडेंट इज नॉट लेक्चरर। नेक्स्ट, ऑल लेक्चरर आर प्रिंसिपल, जितने भी लेक्चरर हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट कहता है दोनों कंक्लूजन श्योरिटी के हैं, ध्यान रखना। सम स्टूडेंट इज प्रिंसिपल, कुछ स्टूडेंट प्रिंसिपल हैं, श्योरिटी में पूछा है तो श्योरिटी में दिखना भी चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का कुछ पोर्शन वाकई में प्रिंसिपल को टच करता है, तो यहां श्योरिटी में पूछा था, डायग्राम में भी श्योरिटी में दिखता है, तो पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे सर कहां दिख रहा है, आपको थोड़ा ढंग से बताओ ना, तो देखिए ये स्टूडेंट यहाँ पे हैं और ये प्रिंसिपल यहाँ पे हैं, स्टूडेंट और प्रिंसिपल का जो पोर्शन है, सम पोर्शन जो है वो कनेक्ट कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड कहता है कि सम लेक्चरर इज प्रोफेसर, यानी लेक्चरर का कुछ पोर्शन प्रोफेसर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि श्योरिटी में पूछा है तो श्योरिटी में दिखेगा तभी सही होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि लेक्चरर का एक भी पोर्शन प्रोफेसर के अंदर नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर यहाँ पे है और लेक्चरर यहाँ पे है, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रोफेसर का एक भी पोर्शन लेक्चरर के अंदर नहीं है। तो श्योरिटी में पूछा था लेकिन श्योरिटी में दिखाई नहीं देता है, दैट इज वाई सेकंड कंक्लूजन विल नॉट फॉलो द स्टेटमेंट्स। तो हमारा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट, इस अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अब देखिएगा, आपसे कहता है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब इसका हमें एक फैमिली ट्री बनानी होगी। आइए जरा, एक परिवार में 8 सदस्य रह रहे हैं। क्यू पी का एकमात्र पुत्र है। Q इज द ओनली सन ऑफ P, तो यहाँ पे हम P का, इस P को यहाँ लिखते हैं, और इसका ओनली सन कौन है, इसका ओनली सन Q है। अब हमें ये तो पता लग गया कि जो P है ना, इसका बेटा सिर्फ एक है, इसका मतलब ये हुआ कि P की बेटियां और भी पॉसिबल हैं। आइए जरा नेक्स्ट चलते हैं। टी यू की पत्नी है, टी इज वाइफ ऑफ यू। अब यदि टी यू की पत्नी है तो इसको साइड में कहीं यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, टी किसकी वाइफ है, टी यू की वाइफ है। आगे चलो, टी क्यू और आर की बहन है, जो टी है ना वो क्यू और आर की बहन है। तो देखिए दोस्तों क्यू हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो क्यू एंड आर की बहन कौन है, क्यू एंड आर की बहन है टी, और हमें पता है कि इस टी का हस्बैंड कौन है, इस टी का हस्बैंड है दोस्तों यू, तो यू को यहाँ इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो अल्टीमेटली इसको यहाँ से हटा दीजिए। इसने ये बोला था दोस्तों कि पी के सिर्फ बेटा एक है, और वो बेटा कौन है, क्यू है, इसका मतलब पी के जो रिमेनिंग होंगे वो सिर्फ बेटियां होंगी। अब यहाँ पे क्यू यदि आर का भाई है, तो मुझे बताओ आर का क्यू से रिलेशन क्या होगा, भाई का होगा? नहीं दोस्तों, भाई का नहीं हो सकता। यदि आप इसको भाई बना दोगे तो पी के 2 बेटे हो जाएंगे, जबकि हमारे पास ये चीज पहले ही क्लियर है कि पी के सिर्फ एक ही बेटा है क्यू। इसका मतलब हमें आर को क्या बनाना होगा, इस क्यू की बहन बनाना पड़ेगा, और टी तो ऑलरेडी इस क्यू की बहन ही है, इस बात में तो कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़िए, वी डब्ल्यू की बहू है। बहू का मतलब दोस्तों होता है, बहू का मतलब हो जाएगा डॉटर इन लॉ, यानी कि पुत्र वधु। कहने का मतलब जो वी है ना, डब्ल्यू की पुत्र वधु है, तो वी डब्ल्यू की पुत्र वधु है। इस लाइन को एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं और नेक्स्ट वाली लाइन को देखते हैं। एश टी का बेटा है, एस टी का बेटा है, ये जो टी दिखाई दे रही है आपको, इसका बेटा कौन है, इसका बेटा एस है, तो एस इसके नीचे आ जाएगा। डब्ल्यू क्यू की माता है, डब्ल्यू है ना क्यू की माता है, तो दोस्तों डब्ल्यू यदि क्यू की माता है तो इस प्रकार से हम डब्ल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं।
ठीक है, डब्ल्यू क्यू की माता है, तो बताओ जरा डब्ल्यू इस पी की क्या बन जाएंगी, वाइफ बन जाएंगी, और पी इस डब्ल्यू का क्या बन जाएगा, हस्बैंड बन जाएगा। अब दोस्तों जो लाइन हमने ड्रॉप की थी उसको देख लेते हैं। वी डब्ल्यू की बहू है, यानी वी डब्ल्यू की पुत्र वधु है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वी है ना, डब्ल्यू के बेटे की पत्नी है। तो डब्ल्यू का बेटा कौन है, डब्ल्यू का बेटा क्यू है। आप देख सकते हैं डब्ल्यू का बेटा कौन है, क्यू है। तो इसकी पत्नी कौन बनेगी, इसकी पत्नी बनेगी वी। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा यहां पर होता है कर, ठीक है, डायग्राम मेरा बन गया। टोटल 8 मेंबर आ रहे हैं क्या, देख लीजिए, 2 3 और 2 5 और 3 8, बिल्कुल सही, 8 मेंबर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आपसे कहता है हाउ एस इज रिलेटेड टू आर, एस का आर से क्या संबंध है। दोस्तों देखिए, एस यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एस का आर से रिलेशन पूछा है, तो ये इसकी सिस्टर है। भाई आर की सिस्टर कौन है, टी, और टी का बेटा कौन है, एस। तो हम कह सकते हैं कि जो एस है ना वो आर का नेफ्यू है। नेफ्यू का मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेफ्यू का मतलब दोस्तों भतीजा और भांजा दोनों होता है, ठीक है। नेफ्यू का मतलब क्या होगा, भतीजा भी होगा, और नेफ्यू का मतलब भांजा भी होगा। भतीजे का मतलब भाई का बेटा, और भांजे का मतलब सिस्टर का बेटा। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर इन द फैमिली। फैमिली में मेल मेंबर्स पूछ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे पी एक मेंबर है, तो एक, क्यू दूसरा मेल मेंबर है, तो पी क्यू एस यू, तो पी क्यू एस यू, टोटल हमारे पास 4 मेल मेंबर हैं। तो 4 मेल मेंबर हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए जरा दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन आपके आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। आइए जरा, सबसे पहले क्या बोला है कि ये आपके पास एक नंबर है, तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, 254136987। अब आपसे कहता है कि संख्या में ऐसे कितने अंक हैं जो बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होने पर समान स्थिति में रहेंगे। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हाउ मेनी सच नंबर्स न्यूमेरल्स आर देयर इन द नंबर which will remain at the same position when arranged in ascending order from left to right। आपको लेफ्ट से राइट में असेंडिंग ऑर्डर में ये जो आपके पास डिजिट्स है ना, इनको सेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सेट कर लो, आइए जरा सेट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे को लिखेंगे, तो सबसे छोटा हो गया 1, फिर इसके बाद इससे बड़ा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9। अब आपसे ये कहता है कि कितने डिजिट्स आपके पास ऐसी होंगी कि जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर सेम रहेंगी। तो मुझे एक बात बताओ कि 6 और 6 देखो ये कॉमन आ रहे हैं आपके, ठीक है, तो ये इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, 6 की पोजीशन चेंज नहीं हुई, और बाकी देखो सबकी पोजीशन आई थिंक चेंज हो गई। हाँ, एक 8 की भी दोस्तों पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो हमारे पास 2 डिजिट ऐसी हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। 6 जहां पहले था असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद भी वहीं पर ही है। 8 जहां पहले था असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद अभी भी वहीं है। तो कुल मिला के 2 अंक ऐसे हैं जिनकी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ के अंदर आने के पूरी संभावना है। दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों जरूर से जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को अभी इसी वक्त लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कहता है हु इज टॉलर अमंग पी क्यू आर एस टी। पी क्यू आर एस टी में सबसे लंबा कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 पर्सन है। तो एक बार के लिए हम 5 पर्सन की एक रैंकिंग तैयार कर लेते हैं। चलिए, एस इज शॉर्टर देन क्यू। एस है ना क्यू से छोटा है, तो ये लीजिए एस क्यू से छोटा है, तो एस नीचे हो जाएगा और क्यू ऊपर हो जाएगा, क्योंकि एस छोटा है तो छोटे को नीचे लिख दो, बड़े को ऊपर लिख दो। पी इज शॉर्टर देन ओनली टी। पी है ना छोटा है, ओनली टी से छोटा है। पी छोटा जरूर है, पी छोटा जरूर है, लेकिन ओनली टी से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि P केवल T से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है। तो इसका मतलब P आपका सेकंड पे होगा और T आपका फर्स्ट पे होगा। अब आप दोस्तों मुझे एक बात बताइए, क्या इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि सबसे लंबा कौन है। यस दोस्तों, बिल्कुल बता सकते हैं कि सबसे लंबा आपका टी आ रहा है। तो डेटा फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हमारा डेटा फर्स्ट प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि देखो एक बार वापस समझ लेना, पी केवल टी से छोटा है।
P छोटा तो है लेकिन ओनली फॉर T से छोटा है और किसी से छोटा नहीं हो सकता। तो P को मैं नंबर 2 पे रखूंगा, T को नंबर 1 पे रखूंगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। अब दोस्तों कुछ बच्चों के मन में डाउट चल रहा होगा, चलिए उनका डाउट क्लियर करते हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर यदि P को नंबर 3 पे रख दें, T को नंबर 2 पे रख दें और यहाँ पे नंबर 1 पे कोई और आ जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग बच्चों एक बात को ध्यान से सुनना। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी? हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि P केवल केवल यानी ओनली ओनली केवल टी से छोटा है। अब इस अकॉर्डिंग मुझे देख के बताइए, पी यदि नंबर 3 पे है तो दोस्तों वो टी से तो छोटा है, लेकिन एक बंदा और होगा उससे भी छोटा बन जाएगा, जबकि इंफॉर्मेशन कहती है कि पी ओनली फॉर टी से छोटा है। इसलिए हम पी और टी को यहां सेट नहीं कर सकते। अब हमारी मजबूरी है दोस्तों कि पी को हम यहां रखेंगे, टी को यहां रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पी ओनली फॉर टी से छोटा है। इस अकॉर्डिंग सबसे लंबा कौन है? इस अकॉर्डिंग सबसे लंबा टी है। डेटा फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि सबसे लंबा कौन है। डेटा सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। डेटा सेकंड में क्या बोला जा रहा है, आइए। डेटा सेकंड में कहता है क्यू इज टॉलर देन ओनली एस। क्यू केवल एस से बड़ा है। अब यदि Q केवल S से बड़ा है तो लास्ट की दोनों पोजीशन फिक्स हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं Q बड़ा है और दूसरी बात केवल S से बड़ा है, ये भी सही है। आगे देखना, T इज टॉलर देन P एंड R। T है ना P और R से बड़ा है, तो T को यदि यहां रखोगे नंबर 1 पे तो P एंड R के लिए ये पोजीशन हो जाएगी अपनी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि सेकंड वाले डेटा से भी हमारा आंसर आ रहा है, यानी डेटा फर्स्ट से भी हमारा आंसर आता है, सेकंड से भी आता है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा आइदर डेटा फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट। फर्स्ट से भी आंसर आ रहा है, सेकंड से भी आंसर आ रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन होगा आइदर और। ठीक है। बोथ का बोथ वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये हम तब देते हैं जब दोनों डेटा को हमें मिलाना पड़े, यानी पहले डेटा से आंसर नहीं आया, दूसरे से भी नहीं आया, लेकिन दोनों को मिलाया तब जाके आंसर आ गया, तो हम बोथ का आंसर देते हैं। लेकिन यहाँ तो फर्स्ट से भी आंसर आ रहा है, सेकंड से भी आ रहा है, तो फिर हम आइदर और का आंसर देते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपसे कहता है कि P और Q के बीच की दूरी क्या है? P और Q के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पॉइंट R इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट P। तो यदि हम पॉइंट P को यहाँ अज्यूम करते हैं तो इसके वेस्ट में यहाँ आ जाएगा पॉइंट R और डिस्टेंस इज 10 मीटर। आगे चलेगा, पॉइंट S इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट P। जो S है ना P के नॉर्थ में है, S पॉइंट P के नॉर्थ में है और डिस्टेंस इज 10 मीटर। अब हमसे इसने पूछा क्या था, P और Q के बीच की डिस्टेंस। दोस्तों इस वाले डेटा के अंदर, डेटा 1 के अंदर Q का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो बताइए जरा आंसर आएगा क्या? यदि इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो फिर कैसे आंसर आएगा? डेटा 1 इज इनसफिशिएंट। डेटा सेकंड के अंदर दोस्तों आप देखेंगे तो डेटा सेकंड के अंदर Q का इस्तेमाल हुआ है लेकिन P का नहीं हुआ, तो इंडिविजुअल बेसिस पे डेटा सेकंड ये भी आपका इनसफिशिएंट हुआ, तो डेटा सेकंड को भी इनसफिशिएंट कर देते हैं। अब दोनों डेटा को हम मिलाएंगे, है ना। अब देखना जरा, पॉइंट Q इज 10 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ पॉइंट R। पॉइंट Q है ना साउथ ईस्ट में है R की, और पॉइंट S इज 20 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट Q। चलो बनाते हैं इसको, बनाते हैं। पॉइंट Q है ना 10 मीटर साउथ ईस्ट में है पॉइंट R की, तो पॉइंट Q यदि हम यहाँ रखते हैं तो देखिए ये साउथ ईस्ट में है, R के साउथ ईस्ट में है, ठीक है। और यदि हम इस Q पॉइंट को यहाँ रखें तो भी साउथ ईस्ट में है, और यदि और नीचे ले जाएं तो भी ये साउथ ईस्ट में होगा। तो Q के लिए अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है। आगे चलो, नेक्स्ट आपसे कहता है पॉइंट S इज 20 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट Q। जो S है ना 20 मीटर है Q के 20 मीटर नॉर्थ वेस्ट में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q पॉइंट अब आपका यहाँ पर नहीं आ सकता। तो अब हम कह सकते हैं कि Q पॉइंट हमारा यहाँ पर है, इस जगह पर, यहाँ से भी हटा दो इसको। अब यदि Q पॉइंट को आप यहाँ रखते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो Q पॉइंट है ना वो R के तो कैसे है, Q पॉइंट R के तो साउथ ईस्ट में है, और S पॉइंट जो है Q के नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, यही बोला था नॉर्थ वेस्ट में है। तो अल्टीमेटली हमारा Q पॉइंट यहाँ पे सेट हो जाएगा, और ये बना देते हैं हम एक लाइन, और इसके बीच की जो डिस्टेंस इसने दी है हमें, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। और यहाँ पे जो डिस्टेंस दी जा रही है दोस्तों, ये वाली जो डिस्टेंस इसने हमें दी है, ये वाली डिस्टेंस इसने हमें दी है 20 मीटर। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस दोस्तों ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है। अब यदि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका आंसर बिल्कुल निकाला जा सकता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका आंसर हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो
यस, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। तो डेटा सेकंड और डेटा फर्स्ट दोनों डेटा को मिलाने पर हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों डेटा को मिलाने पर आंसर आएगा, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एजुकेशन में ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनके बीच में उतने अक्षर जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? एजुकेशन में पेयर्स पूछ रहा है, तो ई आता है 5 पे, बी आता है 4 पे, यू आता है 21 पे, सी आता है 3 पे, ठीक है, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, आई आता है 9 पे, ओ आता है 15 पे और एन आता है 14 पे। ठीक है, यस बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ काउंटिंग करनी है। तो देखो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखिए एक बार वापस काउंट कीजिए, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ से एक भी नंबर मैच नहीं हुआ, नंबर मैच करना है हमें। ठीक है, 4 के बाद स्टार्ट करो, 4 के बाद 5 6 7 8 9, एक पेयर तो दोस्तों ये बन गया, नंबर मैच हो गया ना। 4 के बाद 5 6 7 8 9, यहाँ पे नंबर मैच हो गया, तो एक पेयर बन जाएगा। 21 से स्टार्ट करो, 21 के बाद 22 23 24 25 नहीं बनेगा। 3 से स्टार्ट कीजिए, 3 के बाद 4 5 6 नहीं बनेगा। 1 से स्टार्ट करो, 1 से देखो यहाँ से, तो 1 के बाद में 2 3 4 5 नहीं बनेगा। 20 के बाद देखो 21 22 नहीं बनेगा। 9 के बाद 10 11 नहीं बनेगा। यानी इधर की तरफ से जब हमने चेक किया तो हमें सिर्फ एक पेयर मिला। अब हमें इधर की तरफ से भी चेक करना है। तो 14 के बाद में 15, एक तो सीधा सीधा पेयर ये बन गया। तो 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बनेगा। 15 जब 14 से नहीं बना तो 15 से भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये बैक टू बैक सीक्वेंस के अंदर दे रखे हैं। आगे देखो 9 से स्टार्ट करो, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा। 20 से स्टार्ट कीजिए, 21 22 23 24 नहीं बनेगा। 1 से स्टार्ट करो, 1 के बाद 2 3 4, एक दोस्तों ये वाला पेयर बन गया। ठीक है, और फिर इसी के साथ साथ एक पेयर ये भी बन जाएगा 1 से लेके 5 का, और एक पेयर ये भी बन जाएगा 4 से लेके 5 का। तो अल्टीमेटली हमारे पास 1 2 3 4 और 5 पेयर बनता है। तो 5 पेयर का मतलब +4 इसका करेक्ट आंसर होगा। भाई 5 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो +4 दे रखा है, तो उसी को पिक करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ट्रांसलेट शब्द के 1 3 5 और 6वें अक्षर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, से बनाया जा सकता है। एक सेकंड वापस देखो, यदि 4 अक्षरों के शब्द को ट्रांसलेट शब्द के अक्षर से बनाया जाता है तो नवगठित शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा यदि एक से अधिक सार्थक शब्द। अब दोस्तों यहाँ पे इसने देखो सार्थक शब्द बोल दिए हैं, यानी मीनिंगफुल वर्ड बनने चाहिए। मीनिंगफुल वर्ड बनने चाहिए, यानी ऐसे वर्ड बनाने हैं हमें जो डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो आइए जरा, तो ट्रांसलेट में देखिए, पहला लेटर है आपका टी, तीसरा लेटर है ए, पांचवा लेटर है एस और छठा लेटर है एल। इसको यदि हम देखें तो इससे दो वर्ड तो मुझे देखते ही साथ ही दिख गए, एक तो सॉल्ट बनेगा और एक लास्ट बनेगा। एक तो सॉल्ट बनेगा और एक वर्ड बनेगा लास्ट। तो दो वर्ड हमारे सीधे सीधे यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अब इसने बोला है कि यदि यदि एक से अधिक सार्थक शब्द बनते हैं तो उत्तर जेड होगा। ठीक है, तो हमारे तो एक से मतलब दो बना लिए, हो सकता है और भी बन रहे हो, तो अब हमें आगे बढ़ना ही नहीं है ना। एक से ज्यादा बन रहे हैं तो हम सीधे सीधे आंसर जेड लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे सीधा सीधा ये हमसे चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन पूछा है। लेफ्ट का कोड निकाल लो डायरेक्ट, लेफ्ट का कोड, लेफ्ट यहाँ पे है, लेफ्ट और कहीं पे है क्या, नहीं है लेफ्ट। अब देखो राइट को देखिए, राइट यहाँ पे है, राइट यहाँ पे है। तो कुल मिला के राइट हमारे पास एक कैसा वर्ड है, कॉमन वर्ड है। सेंटर को देखो, सेंटर भी हमारे पास कैसा वर्ड है, सेंटर भी एक कॉमन वर्ड है। अल्टीमेटली फर्स्ट लाइन के अंदर लेफ्ट एक ऐसा वर्ड है जो यूनिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट राइट सेंटर जो फर्स्ट लाइन के वर्ड्स है, इनकी कोडिंग के अंदर एक कोड यूनिक होगा। तो बताइए जरा वो यूनिक कोड कौन सा है। यदि हम यो को चेक करते हैं तो यो आपके पास, यस दोस्तों यही आपके पास यूनिक है, क्योंकि यो सिर्फ फर्स्ट लाइन में है, सेकंड और थर्ड में नहीं है। यो का मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमसे बिहाइंड का कोड पूछा है दोस्तों, तो बिहाइंड यहाँ पे है, बिहाइंड यहाँ पे है, बिहाइंड यहाँ भी है। ठीक है, तो बिहाइंड हमारे पास सेकंड में है, बिहाइंड हमारे पास सेकंड लाइन में है और बिहाइंड हमारे पास फोर्थ लाइन में भी है। अब ये देखो कि सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन में बिहाइंड के अलावा कुछ और भी कॉमन है। आप कहोगे यस सर एक बिलो भी कॉमन आता है, एक बिलो भी कॉमन आता है। तो आप बिहाइंड से पहले इस बिलो का कोड निकालने की कोशिश करो। दोस्तों जैसे ही मैं देखता हूं कि बिलो आपका सेकंड में है, फोर्थ में है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बिलो सिर्फ सेकंड और फोर्थ में ही है और कहीं पर भी नहीं है।
पहले में बिलो नहीं है, थर्ड लाइन में बिलो नहीं है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन में बिलो एंड बिहाइंड ये दो वर्ड ऐसे हैं जो एक साथ कॉमन आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में एक साथ जो कॉमन आ रहे हैं उन कोड को उठाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो रा और रा यहाँ भी है, ला और ला यहाँ भी है, तो आपका बिहाइंड का कोड रा भी हो सकता है और बिहाइंड का कोड ला भी हो सकता है, इन दो में से कोई एक कोड होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है रा, ऑप्शन सी में दिया गया है ला, लेकिन ऑप्शन डी को देखो, ऑप्शन डी कहता है या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन सी होगा। जो आंसर मैंने फाइनली पिक किया था कि रा भी हो सकता है ला भी हो सकता है, वो चीज मुझे ऑप्शन डी के अंदर नजर आ रही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अहेड का कोड हमसे पूछा जा रहा है। अहेड आपके पास सेकंड लाइन में है, फर्स्ट लाइन में अहेड है क्या, नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। अल्टीमेटली यहां हमने अभी अभी सेकंड लाइन में रा और ला के तो कोड निकाले थे, तो रा और ला कट गया, तो सीधा सीधा अहेड के लिए क्या बचा, अहेड के लिए हमारे पास सा बचा, तो अहेड का कोड क्या हो गया, सा हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। हमसे हा का कोड पूछा जा रहा है। हा यहाँ है, हा यहाँ है, हा और कहीं भी नहीं है। देखो वो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ना इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी सिर्फ हा कॉमन आ रहा है। तो देखिए जरा इनके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक चीज कॉमन आ रही होगी, तो वो चीज को क्या है, वो चीज अबव है, यानी अबव वर्ड थर्ड और फोर्थ में कॉमन है। ठीक उसी प्रकार से हा कोड थर्ड और फोर्थ के अंदर कॉमन है, तो हा के लिए हमारे पास वर्ड क्या बनेगा, अबव बनेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलिए दोस्तों आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेंटर का कोड हमसे पूछा जा रहा है। सेंटर हमारे पास यहाँ पे है, सेंटर हमारे पास यहाँ भी है। अब आप देखो राइट भी एक कॉमन वर्ड आ रहा है, राइट भी हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो राइट और सेंटर, राइट और सेंटर हमारे पास ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जो पहली लाइन और तीसरी लाइन में एक साथ कॉमन आ रहे हैं। तो राइट और सेंटर यदि ये पहली लाइन और तीसरी लाइन में एक साथ कॉमन आ रहे हैं, तो क्या इनके कोड कंफर्म हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यदि कोड इनके कंफर्म नहीं हो सकते हैं तो बताइए जरा गिवन ऑप्शन में से सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो जाते जाते वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल को, फुल मार्क्स क्लासेस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि फुल मार्क्स क्लासेस का YouTube चैनल डेडिकेटेडली स्पेशली सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए ही काम कर रहा है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, आपकी कुछ हेल्प हुई है, आपको कुछ सीखने को मिला है और आपका कुछ ऐसा टाइम हमने लिया है जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है, तो यदि आपको ऐसी चीजें फील हुई हैं तो हमारे इस फुल मार्क्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। इसका क्वेश्चन नंबर 22 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो आज के इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।